जावेद फरोगी साहब, ईरान के अंदर की सूरत हाल के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि वहाँ पे भी ग्रुप्स और इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें कुछ मसाइल का सामना किया जा रहा है। समा जो ईरान के अंदर की सूरत हाल है, आपने देख लिया कि जो प्लान था इसराइल की तरफ से अमेरिका को इस जंग में धकेलने के हवाले से कि वहाँ पे पहले प्रोटेस्ट हुए, एहतजाज हुआ, अनारकी पैदा करने की कोशिश की गई, इंतशार पैदा हुआ, जलसे जुलूस, झगड़े, जलाओ गिराओ, फसाद, सब कुछ हुआ। लेकिन जब इसराइल का प्लान था, जो अमेरिका को दिया गया था कि आप जो है वो उनकी लीडरशिप सारी खत्म करेंगे, वो खत्म हो जाएगी और आप जो है वो बमबारी करेंगे, विद इन 2 और 3 डेज जो है वो आपको रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, रजीम चेंज हो जाएगी और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जो ईरान के अंदर फसाद हो रहे थे, जो इंतशार हो रहा था, आपने देखा कि जब अटैक हुआ ईरान पर तो ईरानी अवाम जो है वो अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़ी हो गई, अपने मुल्क के साथ खड़ी हो गई और किसी भी किस्म का जो है वो इंतशार, एंटी गवर्नमेंट या जो है वो किसी भी किस्म की लोग बाहर नहीं निकले। सारे लोग जो है अपने अफवाज के साथ खड़े थे, सारे लोग जो है अपने मुल्क का दिफा करने के लिए खड़े थे। लोग जो है एक तरफ बमबारी हो रही थी, एक तरफ लोग जो है वो सड़कों पर आके एहतजाज कर रहे थे, नारे लगा रहे थे और ये सारी चीजें दुनिया ने देखी। तो अब जो प्लान था वो तो खत्म हो गया, वो उसमें तो बुरी तरह अमेरिका भी नाकाम हो गया। अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद जो है अब तक जो है उस अपनी आवाम के सामने अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो जस्टिफाई करने के चक्कर में है कि वो कैसे जस्टिफाई करें कि मैंने ये जंग क्यों लड़ी। हर बंदा अमेरिका में ये सवाल कर रहा है कि अमेरिका को इस जंग से क्या फायदा हासिल हुआ, अमेरिका इस जंग में क्यों कूदा, इसकी वजह क्या थी। कोई वजह इसकी इसमें सामने नहीं आ रही थी। जो एटमी प्रोग्राम की बात की जा रही है, वो ईरान पहले ही ऐलान कर चुका है कि उनका कोई एटमी प्रोग्राम चलाने का या एटमी ताकत हासिल करने का कोई इरादा नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो इसराइल की तरफ से थी। इसराइल ने प्लान दिया था अमेरिका को, जिसमें बुरी तरह जो है वो फेल हुए। अब जाके ये एमओयू हुआ है तो अमेरिकी प्रेसिडेंट ने भी कुछ सुख का सांस लिया कि कुछ जो है वो फेस सेविंग हुई। बार बार ये कहा जा रहा था कि एग्रीमेंट होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। इसके मतलब ये था कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो ये एग्रीमेंट चाह रहे थे, ईरान भी चाह रहा था, दोनों मुल्क जो है वो चाह रहे थे कि एग्रीमेंट हो। ईरान की अवाम ने, ईरान के लोगों ने भी बड़ी तबाही देखी। वहां के स्कूल में बच्चियां शहीद हुई, लोग शहीद हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो गया। इसीलिए $300 अरब का जो फंड रखा गया है रिकंस्ट्रक्शन के लिए, वो भी इसीलिए डिमांड किया ईरान ने कि जो उनके मुल्क में तबाही फैलाएगी उसका उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो ये सारी सूरत हाल जो है आपके सामने थी कि जब ईरान पर अटैक होता है तो उस वक्त वहां की आवाम जो है वो अपने मुल्क के साथ खड़ी होती है। इसीलिए ईरान जो है वो खड़ा हुआ, क्योंकि उसकी आवाम उसके साथ खड़ी थी, उसके लोग उसके साथ खड़े थे और लोग उसकी सपोर्ट में, उसकी बैकअप पे थे। तो नेचुरली कोई भी फौज जो है अपनी आवाम के बगैर जंगें नहीं लड़ सकती। इसीलिए ईरान ने भी अपनी आवाम के साथ खड़े होके उसकी आवाम जो है वो साथ खड़ी हुई और उन्होंने जंग जो है वो लड़ी। तो अब जो सूरत पैदा होने जा रही है समा, कि ईरानी अवाम तो खुश है कि उनका उनके मुल्क ने जो है ये जंग जीती है, सरवाइव किया है। तो अब मामला जो है वो इसको जस्टिफाई करने का आ रहा है। जो सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है अमेरिका के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी, कि अमेरिका इस जंग को कैसे जस्टिफाई करेगा। अरबों डॉलर का जो उसने असला झोंक दिया है, अपने जहाज भी तबाह करवाए, अपना असला भी जो है वो खत्म किया, अपने फंड भी खर्च किए। तो जस्टिफाई, आगे इलेक्शन होने वाले हैं ओसामा, और अमेरिकी प्रेसिडेंट ने इलेक्शन में भी जाना है, तो वो उसको जस्टिफाई करने के लिए अब जो है वो सारा काम किया जा रहा है कि बताया जाए दुनिया को, बताया जाए अवाम को। बार बार अब भी वो गिला करते हैं कि नेटो फोर्सेस हमारे साथ नहीं थे, नेटो फोर्सेस ने हमारा साथ नहीं दिया। इसीलिए साथ नहीं दिया दुनिया ने कि जो है वो दुनिया ये जानती थी कि ये जंग अमेरिका की नहीं है। इसलिए जो है उसको बिलाजबाज एक जंग में जो है वो धकेला गया दुनिया को। तो अब मामला ये आ रहा है कि इसको जस्टिफाई कैसे किया जाएगा अपनी आवाम के सामने, दुनिया के सामने। जो है अगर ये एमओयू हो गया है, अगर ये 60 दिन के बाद ये एग्रीमेंट नहीं होता तो फिर क्या होगा? क्या फिर दोबारा जंग होगी? फिर जो है वो कैरियर दोबारा से वापस आएंगे और जो है वो अरबों डॉलर के खर्च दोबारा से शुरू हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ना अमेरिका ये जंग अफोर्ड करता है दोबारा, ना ये दुनिया जंग अफोर्ड करती है दोबारा, ना ईरान जो है वो जंग अफोर्ड करता है, ना मिडिल ईस्ट अफोर्ड करता है। तो इसलिए इन्होंने कोई ना कोई मामला सुलझाना है।
स्पॉयलर्स के बावजूद जो है आपने देखा कि जो इजराइल है वो बार बार कहता रहा कि मुझे ये मुआहिदा कबूल नहीं है, मैं ऐसे नहीं करूंगा। उसने लबनान में भी जो है वो जाके बमबारी की, वहां पे अंदर घुस गया और वहां पे जाके कब्जा भी किया। इसके बावजूद जो है जो पीस प्रोसेस है वो रुका नहीं है। स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात जो है वो चलते रहे थे और एमओयू बिलाखिर साइन हो गया। अब भी कभी अटैक की बात होती है या कभी कुछ चीजों की कि ईरान ने ये कर दिया या अमेरिका ने ये कर दिया, तो मुआहिदा खत्म नहीं हुआ। मुआहिदा जो है उसी तरह कायम है और इसी तरह की सारी चीजें चलती रहनी है। लेकिन जाहिर बात है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, तनाजा है, उसको हल करने में वक्त दरकार है। जैसे शाह साहब ने कहा कि अब बात जो है वो आगे बढ़ने की है। बीइंग सालिस जो है, पाकिस्तान ने ये एक बड़ी अचीवमेंट जो है वो की दुनिया को मनवाया कि पाकिस्तान ये कर सकता है। लेकिन दुनिया पाकिस्तान के लिए क्या कर रही है? अब मामला ये आ रहा है कि पाकिस्तान दुनिया से क्या हासिल करता है, अमेरिका से क्या हासिल करता है। हमने जो सालसी करवाई है, दुनिया का कोई मुल्क जो है ऐसी सालसी नहीं कर सकता। हमने बड़ी मेहनत की, हमारे फील्ड मार्शल ने बड़ी मेहनत की, हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी मेहनत की, लेकिन उसका अब पाकिस्तान को सिला भी मिलना चाहिए। उसका अमेरिका की तरफ से भी पाकिस्तान को सिला मिलना चाहिए, ईरान की तरफ से भी मिलना चाहिए, मिडल ईस्ट की तरफ से मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक तीसरी आलमी जंग जो है वो होने जा रही थी और स्पेशली मिडिल ईस्ट के मुल्कों को जो है वो इस जंग में धकेला जा रहा था, जिसे पाकिस्तान ने रोका, जिसे पाकिस्तान ने रोक के जो है सबको समझाया कि ये जंग जो है किसी के भी फायदे में नहीं होगी। और अब मामला जो है वो एग्रीमेंट की तरफ जा रहा है। 60 दिन का जो वक्त है वो जाहिर बात है उसमें दिन गुजरते जा रहे हैं और ये एग्रीमेंट होना ही होना है। लेकिन अब दुनिया को ये सोचना होगा कि इससे पाकिस्तान को क्या फायदा हासिल हो सकता है। जैसे शाह साहब ने कहा कि इंडस वाटर जो है वो एक बड़ा इंतहाई अहम मामला है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के पानी को जो है वो रोका जा रहा है, तो उसमें जाहिर बात है अगर हम मीडिएशन कर सकते हैं, अगर हम सालसी कर सकते हैं, तो दुनिया भी हमारे लिए जो है वो सालसी कर सकती है, दुनिया भी हमारा मसला हल कर सकती है। समा बिल्कुल सही है साबिर शाह साहब, इज दिस द राइट टाइम कि हम इस मुद्दे को उठाएं? अगर अभी तक हम इस पे बात नहीं कर सके तो आपको लगता है कि हुकूमत की डायरेक्शन ये है कि हम अपने कुछ मुफादात, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात करें, अपने कुछ फ़ायदे उसके लिए बात करें? साबिर शाह साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी 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 आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि दिस इज द बेस्ट टाइम। आपने दुनिया भर में 210 ममालिक के अंदर एकदम इस्लामाबाद का नाम सामने आ गया, फील्ड मार्शल साहब का नाम सामने आ गया, हुकूमत के फेसेस जो हैं वो BBC CNN पे फ्लैश हुए, हुकूमती ओहदेदारान के। पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। तो अब इससे अच्छा क्या टाइम होगा कि हम उनसे बात करें। हम एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे हैं, हमारे अपने भी कुछ मसाइल हैं, दे नीड टू बी रिजॉल्व्ड ऑन मेरिट। इसमें सबसे बड़ा मसला पानी का है। एनर्जी पाइपलाइन या ऑयल की खरीदो फरोख्त, ये हमारे जाती मसले होने चाहिए कि हम किससे खरीदना चाहते हैं, किससे नहीं खरीदना चाहते। हमें जहाँ से सस्ता मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे। ये बात हमें करनी चाहिए खुल के, कोई ऐसी बात नहीं है। ईरान से मिलता हो तेल सस्ता और आला क्वालिटी का तो हमें वहीं से लेना चाहिए। मतलब ये कैसे हो सकता है कि कहीं से महंगा मिल रहा हो हम ले लें। अवाम का थोड़ा सा दिल जीतें। ये 50 रुपए 60 रुपए और ऑयल प्राइसेस को कम करें। इससे इंडस्ट्री को फायदा होगा, इससे बिजनेस को फायदा होगा, इससे इन्फ्लेशन में थोड़ी सी कमी होगी। हम स्टैगफ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ गए हैं पिछले दिनों में। पता नहीं लोग रोटी कैसे खाते होंगे दूसरे टाइम की। ये अल्लाह का काम है, मुझे समझ नहीं आती। जिस तरह मैं चीजें देखता हूँ सब्जियों या वगैरह की, पालतू छोड़ देना, पालतू लग्जरी है, गोश्त एक लग्जरी है। आम सब्जी, आलू मटर टमाटर, उनकी कीमतें किस तरह लोग अफोर्ड करते होंगे। इवन प्याज से रोटी खानी मुश्किल थी। तो अब ये हमारा अब इम्पोर्टेंट है कि हम बजाय इसके कि लोन सिक्योर करें, ये सेकेंडरी होना चाहिए। जो रिसोर्सेज हमें अल्लाह ने दी हैं हमें उनको हार्नेस करना पड़ेगा। वी हैव टू सीक टेक्नोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम ऑल दीज कंट्रीज। असिस्टेंस कह लें उसको, वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं डिप्लोमेटिकली। अब असिस्टेंस का वर्ड यूज करना चाहिए कि हमें असिस्टेंस चाहिए। जिस तरह हमने दुनिया को असिस्ट किया, एक बहुत बड़े खतरे से बचाया। आपका क्या ख्याल है कि जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका तक ही रह जाती, ये सारे खित्ते में फैल जाती? मुमकिन है इसराइल आपको दुनिया के नक्शे पे नजर ना आता। सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत और ये UAE, इनका जो हाल होना था थोड़ा थोड़ा हुआ है, उन्हें सबक मिला है, इसीलिए वो आपके बहुत
करीब आने की अब कोशिश कर रहे हैं, वरना ये तो हमारे साथ नौकरों वाला सलूक कर रहे थे यार, $500 मिलियन के लिए, $1 अरब के लिए। तो इंशाल्लाह चीजें बेहतर होंगी, थोड़ा हौसला पैदा करना पड़ेगा और फौरी बुनियादों पे इसके लिए निकलना पड़ेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि 25-26 करोड़ का मुल्क है, सबसे जो डायर नीड है वो पानी है। एनर्जी शायद हमारे पास अब भी सरप्लस हो, पता नहीं क्या वजूहात हैं कि हम बिजली की कीमतें कम नहीं कर पा रहे। ये आईपीपी जो हैं इन्होंने बेड़ागर किया हुआ, कैपेसिटी पेमेंट्स ले रहे हैं विदाउट गिविंग एनी बेनिफिट टू द कंट्री, और ये इनके भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने चाहिए। समबडी विल हैव टू पुट हिज बेस्ट फुट फॉरवर्ड, और बिल्कुल सीधा होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आएंगे फॉरेन इन्वेस्टर। किसी चोर इन्वेस्टर को निकालने से फॉरेन इन्वेस्टर इस तरह नहीं रुक जाते होते। और फिर फॉरेन इन्वेस्टर जब भी आते हैं, तो मुल्कों की गेम है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जब ये मुल्क चाहेंगे, सऊदी अरेबिया वगैरह, तो इन्वेस्टर जरूर आएंगे यहाँ पे, हुकूमतें यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी। ये क्या बात है कि हमें लूट रहा है और हम उसका हाथ ही नहीं पकड़ रहे और डर रहे हैं कि पता नहीं इसको कुछ कहा तो बाकी इन्वेस्टर ना भाग जाएं। यू विल हैव टू स्टॉप दिस फोर्थविथ। थोड़े हौसले पैदा करने पड़ेंगे। बहुत अच्छी पोजीशन मिली है, ये ना हो कल को ये मामला पुराने हो जाएं और इस तरह वो जो माय फेवरेट फील्ड मार्शल और माय फेवरेट प्राइम मिनिस्टर के जो नारे ट्रंप लगा रहे हैं वो ना लगाएं। कोई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में कल को चेंज आ जाए, नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं अमेरिका में, वो पोजीशन बहुत अच्छी ट्रंप की भी नहीं है। इस तरह इसराइल में इलेक्शन हो रहे हैं अक्टूबर में, नेतन्याहू बड़ी बुरी पोजीशन में है, उनके ऊपर शायद क्रिमिनल चार्जेस और ट्रीजन के चार्जेस प्रेस हो जाएं। तो हमें ये देखना पड़ेगा। आपने देखा इंग्लैंड में इस वक्त पॉलिटिकल अनरेस्ट है, 10 सालों में 7वां वजीर आजम आने को तैयार बैठा है। और फ्रांस वगैरह में को हालात बड़े आइडियल नहीं है, क्योंकि महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है पूरे यूरोप के अंदर भी। तो हमें ये सारी चीजें बैनुल अक़वामी तनाज़ुर को सामने रखना चाहिए। लोकल बहस जो है ना, नवाज शरीफ ने ये कह दिया, इमरान खान ने ये कह दिया, उसको रिहा कर दो, उसको अंदर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये तो अब मेरे ख्याल है हमारे जो तज्जियाकार हैं माजरत के साथ, थोड़ा उन्हें मैच्योर होना पड़ेगा। थोड़ी ग्लोबल सियासत को देखें और अपने मुल्क के फायदे की बातें अब टेलीविजन पे करें। देखें कोई अकले कुल नहीं है। ईरान को बहुत लेट समझ आई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या बला है, कितना खूबसूरत वेपन है उनके लिए, लेट समझ आई। वो तो लेटे हुए थे, उन्होंने अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट मरवा लिए, जनरल मरवा लिया आपके सामने, और उन्हें समझ नहीं आ रही थी क्या करें। इवन मेरे जैसा आदमी कहता था इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये सफा हस्ती से मिट जाएंगे। तो आपने देखा कितनी दिलेरी से लड़े। पूरी कौम जो पहले घुटन का शिकार थी, शायद खामनेई साहब के बहुत खिलाफ हो गए थे लोग, लेकिन वो सारे मुत्तहिद हो गए। तो व्हेन नेशंस आर यूनाइटेड, तो वो उस मुल्क को हराना बहुत मुश्किल होता है। इन आवर केस आई डोंट थिंक द नेशन इज फुली यूनाइटेड। इसमें डेमोक्रेसी को पनपना पड़ेगा ऑन मेरिट। हमें गिलगित के, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कश्मीर के मामला को सुलझाना पड़ेगा। आर्मी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके बावजूद हमें डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस पॉलिटिशियंस के थ्रू तलाश करने पड़ेंगे, मेन पॉलिटिशियंस के थ्रू। हैंड पिक पॉलिटिशियन कुछ भी नहीं कर सकता। पॉपुलर पॉलिटिशियंस यहाँ पे आपके काम आएंगे, मसले हल होंगे, लगी हुई आग कम होगी, टेररिज्म कम होगा। यही तो बेहतरीन मौका है दहशतगर्दों के लिए फायदा उठाने का, आपके सामने उठा रहे हैं। इस तरह पाकिस्तानी फौज को सुख का सांस मिलेगा, हमको बेहतर काम कर सकेंगे, और जो हमारे अजली दुश्मन है उधर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, अफगानिस्तान की तरफ, इंडिया की तरफ। इस तरह सिक्योरिटी दे सकते हैं बलूचिस्तान में, गवादर में, ताकि चाइना मजीद इन्वेस्ट कर सके। रशिया के साथ बात करनी चाहिए, आप इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पे। वी आर द गेटवे टू सेंट्रल एशिया। हमें वाह खान कॉरिडोर की तरफ देखना चाहिए कि इसको कैसे खुलवाया जा सकता है, सेंट्रल एशिया कितनी जल्दी और कितनी आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये तो बड़ा शानदार ट्रेड रूट बन सकता है यार। वी आर अ गिफ्टेड नेशन विद एन एक्सीलेंट जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है इसराइल की इंपॉर्टेंस क्या है? उनकी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन। ये वो अगर अमेरिका के लिए वो एक लॉन्चिंग पैड है। अमेरिका वहां आता है तो सारा गल्फ उसके सामने है, सऊदी अरेबिया वगैरह सब उसके सामने होते हैं, 2-3 कॉन्टिनेंट्स उसके टाइम बाई होते हैं। इट इज द जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन। अदरवाइज तो वो 21.7 अरब डॉलर अमेरिका से 2 सालों में ले चुके हैं। 1947 से लेकर अब तक सबसे ज्यादा अमेरिकन कर्जा, एड, मदद इसराइल को गई है। हम समझते नहीं, हम कहते यहूदी बहुत अमीर है। यार यहूदी अमीर होंगे अमेरिका और यूरोप के अंदर होंगे, अपने मुल्क में तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते। रॉथस्चाइल्ड्स एक जूइश फैमिली बहुत बड़ी, 200-300 साल से बैंकिंग वगैरह के शोबे में ही आज भी है।
वो उन्होंने शुरू में इसराइल को डेवलप किया। उसके बाद बहुत सारे जूस इसराइल में नहीं आए, लेकिन वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स। सारे अमेरिका में हैं, सारे यूरोप में हैं, जापान इधर उधर हैं। तो हमें ये सारी चीजें सामने रख के बात करनी चाहिए, लॉबिस्ट से बात करना चाहिए कि दुनिया के पीस के लिए जरूरी है कि हमारी अपनी इकोनॉमिक पोजीशन बेहतर हो। वो बेहतर होगी तो आपके सामने इंडिया अपनी औकात में आ गया, अफगानिस्तान अपनी औकात में आ गया। क्यों आया? या आपकी जो फौज ने अपने कारनामे को दिखाए हैं उसकी वजह से आया। पॉलिटिकली तो हमारी पोजीशन अच्छी नहीं है, इकोनॉमिकली वी आर अ वीक नेशन। सो टाइम इज राइट, वी शुड वेक अप बिल्कुल और सही। अपने इंटरेस्ट के लिए जल्दी से जल्दी अपने एम्बेसडर्स को मुतहरक करें, फॉरेन अटैशीज को मुतहरक करें कि वो निकलें और ये बातें करें वहां पे जाके कि हमारे मुल्क को असिस्टेंस चाहिए। लोन और एड ये पुराने लफ्ज हो गए हैं। टॉक अबाउट असिस्टेंस, टॉक अबाउट ग्रांट्स। जी राइट सर, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अहमद सईद साहब बताइएगा, प्रैक्टिकलिटी में नरेट करने के तरीके, इस कामयाबी को जो सफारती सतह पे पाकिस्तान को हासिल हुई, इसमें कोई शक नहीं। जो अभी साबिर शाह साहब बात कर रहे थे, जो जावेद बलोच साहब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अपने मसाइल जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं और उसमें मुफाहमत की ज़रूरत भी है। असिस्टेंस का बड़ा अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया। क्या राय आपकी सर? मैं पहली बात साबिर शाह साहब से और जावेद बलोच साहब ने जो बातचीत की, मैं पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूं कि जो फौज का इस्तेमाल है वो सलूशन नहीं होता। फौज का इस्तेमाल होता है वो एनवायरनमेंट को शेप करने के लिए। तो जब एनवायरनमेंट शेप हो गई है तो जो बात बिल्कुल सामने वाली है वो ये है कि जियो पॉलिटिक्स का जो महवर होता है वह जियो इकोनॉमिक्स होता है। तो अभी जियो पॉलिटिक्स में तो हमने अपने आप को ऊपर ले आए, लेकिन अगर ये मौका, जैसे अभी बात हुई कि अगर मौके जो है कौमों के ऊपर आते हैं और वो मौके एक मैं कहता हूँ परिंदों के झुंड की तरह होते हैं, अगर एक आध फायर हो गया तो सारे परिंदे फिर उड़ जाएंगे। तो इस मौके के तौर पे अगर हम रेडी नहीं होते अपने सिस्टम्स में, अपने इंटरनल रिफ्ट्स हैं जो हमारी, इसको हम ठीक नहीं करते, इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम को हार्मोनाइज नहीं करते, हमारे जो ओवरऑल सिस्टम्स हैं वो मैं ये कहता हूँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द वर्ल्ड के साथ मैच नहीं करती। और आप देखें 5G के अंदर भी हमारे साथ प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं। तो सारी दुनिया जो है वो जो अपनी कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम्स हमारे साथ डेवलप कर वो नहीं हो पा रहे। तो हमें जब तक अपने आप को उन सिस्टम्स के अंदर हार्मोनाइज नहीं करना पड़ेगा तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये फिजल आउट हो जाएगी। ये बड़ी मतलब ये तो सामने सामने की बात है। तो इसीलिए बड़ा क्विकली हमने अपने आप को रीअरेंज करना है, अपने आप को प्रेजेंट करना है एज ए स्टेबल नेशन और एज ए नेशन विच इज वेरी रिस्पॉन्सिबल, विच इज सेफ फॉर इन्वेस्टमेंट। तो जब तक ये नहीं होगा मेरे ख्याल में ये चीज़ें बहुत जल्द फिर दोबारा वही है कि ये पहला मौका नहीं है, इस तरह पहले भी कई दफ़ा ऐसे मौके आए कि हमने इससे फ़ायदा नहीं उठाया। अब छोटी सी एग्जांपल ये है, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से वो शिप्स जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर रह गए, उनके पास जो कंटेनर्स थे अब वो कहीं पे उन्होंने रखने थे, अब उनके लिए रखने की जगह नहीं थी। तो कराची ने और पोर्ट कासिम ने अपने ओवरनाइट मतलब विद इन 2-3 डेज हमने अपने सारे रूल्स रेगुलेशन को बड़ी क्विकली रीहार्मोनाइज किया। अपने हमारे जो फ्रेट्स थे उनको कहीं जीरोवाइज कर दिया, कहीं 50% कर दिया। तो उसकी वजह से हमारे पास जो कंटेनर शिप्स आने शुरू हुए वो 1 महीने में जो हमने कमाया वो 1 साल में कमाते थे। तो इसका मतलब पोटेंशियल तो है हमारे पास। और इसी तरीके से गवादर की हम बात करते हैं, गवादर को जितनी जल्दी हम डेवलप कर लें तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट साबित होगी। यानी कि एक गवादर जो है वो ही सिर्फ आपको 10 बिलियन के करीब आपको रेमिटेंसेस दे सकते हैं, आपको उसके कमा के दे सकती है। इसी तरीके से बाकी आपके जो सिलसिले हैं, मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि देखिए आपके पास तकरीबन 2,90,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एक पूरा सूबा है सी के अंदर आपके पास पड़ा हुआ, उसकी अभी तक हमने उसके बारे में नहीं सोचा, ना उससे हम कमा रहे हैं। तो मैरीटाइम जो इकोनॉमी है वो एवरेज इकोनॉमी जितने कंट्रीज हैं अगर आप देखें उनका तकरीबन 6 से 7% ऑफ जीडीपी उनकी ओवरऑल इकोनॉमी में उसका हिस्सा होता है। अगर 410 बिलियन हमारी इकोनॉमी है और 6-7% अगर आप इसका निकालें तो 35 से 40 बिलियन का ये हमारा कंट्रीब्यूशन एवरेज होना चाहिए हमारी इकोनॉमी में। और इस वक्त अगर आप देखें तो वो तकरीबन 1.5 के करीब है, बहुत ही कम है। तो ये वो चीजें आई थिंक जिन पे तवज्जो देके हम अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को
बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। राइट सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं इसमें जावेद बलोच साहब आपसे जानना चाहूँगा कि जो वज़ीर-ए-आज़म का मुमकिन दौरा ईरान है, क्या आउटकम्स आ सकते हैं, और फिर उसके बाद तुर्की का दौरा भी जो है वो इसके अंदर स्केड्यूल्ड है? देखिए, ईरान का जो दौरा है वज़ीर-ए-आज़म का, उन्होंने आयतुल्ला ख़ामनेई के जनाज़ा में शिरकत के लिए उनकी तदफीन जो है जो होनी है, वहाँ के लिए जो है उन्हें इम्कान है कि वो वहाँ पे जाएंगे, और वहाँ का विजिट भी जो है ईरानी प्रेसिडेंट हमारे पास आए हैं समा, और उसके फौरी बाद, इस एग्रीमेंट के फौरी बाद ईरानी प्रेसिडेंट का यहाँ पे इस्लामाबाद आना और इज़हार तशक्कुर करना और जो ट्रेड की बातचीत है वो करना, ये एक बड़ा अहम दौरा था, जो एक बड़ा ब्रेक थ्रू भी कहा जा रहा है कि ईरान और पाकिस्तान की जो टाइज हैं, ईरान और पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड की बातचीत चल रही है, तो नेचुरली वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो जाएंगे ईरान, और इस वजह से जो है वो इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि उनका दौरा ईरान जो है बहुत जल्द मुतवक्किल है, और हो सकता है कि अगले 3-4 दिनों में जो है वो ये दौरा हो जाए। तो मामला ये है कि अब ईरान और पाकिस्तान की जो ताल्लुकात हैं, जो चीज़ें होनी है उसको फॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है कि आपके इल्म में है कि बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में जो स्मगल शुदा ईरानी ऑयल है वो कितना आ रहा था। एक रिपोर्ट ये कहती है कि कोई 1 करोड़ लीटर जो है वो डेली स्मगल ईरानी तेल जो है वो पाकिस्तान आ रहा था। अगर उसे ही हम जो है वो लीगल कर लें, और जो लीगल तरीके से जो है वो थ्रू एक जो ट्रेड रूट है वो उसके थ्रू आए, और उसकी जो रेमिटेंस हैं, या उसका जो फंड्स हैं वो पाकिस्तान के खजाने में आए, और तो फिर बात कहाँ पे जाएगी। अब ये 1 करोड़ लीटर ऑयल सिर्फ नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये जो रिपोर्ट है वो डॉक्यूमेंटेड कहती है कि 1 करोड़ जो है वो लीटर है, लेकिन ये 50-60 लाख और भी होगा ना। तो इसी तरह हमारा जो आईपी प्रोजेक्ट है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मनसूबा जो है, अगर वो उस पर बातचीत जो है वो आगे बढ़ती है, वो शुरू हो जाता है, जो ऑयल की जो चीजें हैं वो शुरू हो जाती है, जो बाकी ट्रेड है वो शुरू हो जाती है, तो मामला जो है वो कहाँ पे जाएगा। बिल्कुल सही। जी बिल्कुल सही है साबिर बलोच साहब। लास्ट कमेंट सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखी गई हैं सर, क्या वजूहत हो सकती हैं इसके पीछे? जी मेरा ख्याल है कम होनी चाहिए थी। मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ 50 रुपए कम करें, आवाम को ना सिर्फ की खुशी दें बल्कि कम से कम आपकी इज्जत में इजाफा होगा आवाम के दिलों में। आप 400 से ऊपर ले गए थे यार, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। आप इतना आपने तेल की कीमतें बढ़ा दी थी, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में तो बढ़ी नहीं, अगर कहीं बढ़ी तो बहुत कम बढ़ी। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? अगर कर ही लिया, चलें खजाने को भारी लिया, तो आप फौरी लोगों को रिलीफ दें। अवाम आपके साथ होगी तो अवाम जो है ये आपके लिए एक शीशा प्लाई दीवार बन जाएगी, जिस तरह अब ईरानी कौम जो है वो अपनी लीडरशिप के साथ खड़ी है। राइट सर, साबिर शाह साहब थैंक यू सो मच सर ज्वाइनिंग, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका शुक्रिया। जावेद बलोच साहब थैंक यू सो मच। डॉक्टर अहमद सईद साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।